सनातन धर्म और संत समाज का प्रचार व कुप्रचार, ये एक अजीब सी पहेली है। इस पहेली के कई आयाम हैं, जहां कई बार तो ये समझ ही नहीं आता कि सच है क्या और झूठ क्या है। संत आसाराम बापू पर लगे आरोपों के बाद ये बहस एक बार फिर से छिड़ गई है कि सनातन काल से ही चली आ रही संत परंपरा पर आखिर चोट क्यों की जा रही है। ऐसे ही तमाम पहलुओं की पड़ताल की धार्मिक संस्था इंटरनेशनल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ने, और इस पड़ताल में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। बीस अगस्त 2013 का दिन। संत आसाराम बापू पर एक बड़ा घिनौना आरोप लगा। आरोप लगने की देर थी कि मीडिया को मानो टीआरपी के लिए एक मसाला मिल गया हो। कुछ मीडिया वालों ने तो आरोप तक तय कर दिए और भीख में मिले कच्चे चावलों को मसालेदार बिरयानी का एक रूप दे डाला। उसे अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ फिर बलात्कार किया। और मीडिया ने एक महापुरुष की छवि को धूमिल कर करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस तक पहुंचाई। ये सब आरोप हमारे संतों के बारे में लगाए जा रहे हैं। नाश हो इस सरकार का, नाश हो ऐसे लोगों का जो इस प्रकार से हमारे संतों के संबंध में इस प्रकार की धारणा और भावना हमारे देश में पैदा। साधु संतों के बारे में अनेक आरोप लगाने की परंपरा देश में तेज हुई है। आपने किसी मौलवी पर, क्रिश्चियन पादरी पर आरोप लगाते हुए देखा है? और आसाराम बापू का जीवन जहां तक देखा है, बहुत सात्विक संत का जीवन है। जब तक इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं हो, जब तक इतने बड़े संत का सामाजिक रूप से अपमान नहीं होना चाहिए। उस बेटी के प्रति हमारी सहानुभूति है, पर वो जिन षड्यंत्रकारियों का शिकार हुई वो बेटी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। उनकी 40 साल की सेवा, त्याग, इसको नजरअंदाज कर तथ्य तक पहुंचे बगैर सीधी गिरफ्तारी की मांग कर डाली। जैसे जैसे समय बढ़ा, खबरों ने अजब गजब मोड़ लेने शुरू कर दिए। जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आई तो मानो मीडिया को सांप सूंघ गया हो। खबरों को मसाला बनाकर तो परोसा गया, लेकिन बलात्कार की पुष्टि न होने पर किसी ने माफी तक नहीं मांगी। और माफी मांगना तो दूर, इस खबर को ठीक ढंग से दिखाया तक नहीं। लेकिन मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि नहीं होने के बाद जोधपुर पुलिस ने रेप का आरोप हटा दिया था। चलिए देखते हैं जोधपुर के डीसीपी अजय लांबा क्या कुछ कहते हैं इसको लेकर। एफआईआर में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। सबसे पहला और सबसे अहम सवाल तो ये था कि जब लड़की के मुताबिक वारदात 15 तारीख को हुई तो वो 5 दिन तक आखिर क्या कर रही थी। अगर वो लोग सुबह 16 की सुबह को यहाँ से रेलवे स्टेशन सैजापुर के लिए निकले थे जाने के लिए, तो रेलवे स्टेशन के बीच में तकरीबन 4 से 5 पुलिस स्टेशन पड़ते हैं, तो वो लोग वहाँ पे भी एफआईआर कर सकते थे, वहाँ पे भी अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकते थे। अपने साथ जो भी हुआ है वहाँ पे वो लोग बता सकते थे कि मेरे साथ में ये अत्याचार हुआ है। तो अगर हुआ है तो वो लोग यहाँ पे भी बता सकते थे। दिल्ली में जाने से, वहाँ जाने के बताने से ये एक नया सवाल खड़ा होता है। अगर ऐसी हरकत किसी महिला या बच्ची के साथ हो तो क्या वो एक पल भी चुप रह सकती है? सवाल बहुत ज्यादा अहम है। जिस दिन वो लोग यहाँ से निकले थे 16 की सुबह, तो वो लड़की के पिताजी ने बापू से सुबह 7:30 बजे निकलने की आज्ञा भी ली थी। आज्ञा भी ली थी। फिर हमारे साथ में इधर आए, खाना खाया और हंस मिल के बच्ची एकदम अपने पिताजी के साथ हंस मिल के बातचीत कर रही थी। और मेरे लड़के और लड़की को उन्होंने पैसे दिए, 100 रुपये भी दिए हैं। फिर मेरा चचेरा भाई उनको रेलवे तक ड्रॉप करके भी आया। वो माता पिता समेत जोधपुर से शाहजहांपुर और फिर 2 दिन के बाद यानी 18 से 19 अगस्त को संत आसाराम बापू की दिल्ली सत्संग में दर्शन करने क्यों आई? उसके पिता अपनी बेटी को भूत प्रेत का साया बताकर आसाराम बापू से मिलने की बार बार मांग क्यों कर रहे थे? क्या इन पहेलियों को मीडिया ने सुलझाने की कोशिश की? बापूजी पर लगे आरोप सिद्ध होने बाकी हैं, लेकिन जिस तरह से मीडिया ट्रायल कर आसाराम बापू की छवि धूमिल की गई, उससे उनके साधकों को गहरा सदमा लगा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है भोपाल आश्रम के वरिष्ठ पदाधिकारी देव कृष्णानी जी की सदमे से हुई मौत।
उन्होंने 2 दिन से अन्न जल त्याग दिया था। देवकृष्णानी जी बापूजी के समधी और उनके पुत्र नारायण साईं जी के ससुर थे। इस वजह से बापूजी मध्य प्रदेश पहुंचे और पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश नहीं हो सके। वो इंदौर आश्रम में जोधपुर पुलिस का इंतजार कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने हर तरीके की पूछताछ के लिए सहयोग करने और अगले दिन जोधपुर जाने की तैयारी भी कर ली थी। जब भी स्वास्थ्य में जैसे सुधार होता है तो जोधपुर, यहाँ तो फिर वो अगर पूछताछ के लिए पुलिस यहाँ आती है तो यहाँ भी पूरा, और सभी को मेरा साधुवाद। लेकिन मीडिया ने झूठी खबरें फैलाई कि बापूजी फरार हैं। मीडिया का दबाव बढ़ता गया और सरकारी तंत्र डामाडोल होने लगा। 31 अगस्त की रात 1 बजे देश के 75 वर्षीय सम्मानित संत को पुलिस जबरदस्ती उठाकर ले गई। और इतना ही नहीं, बापूजी के अंगत सेवक को मारा पीटा गया और रात भर कोई फ्लाइट ना होने के बावजूद बापूजी को इंदौर हवाई अड्डे पर सुबह तक बिठाकर रखा गया। टीआरपी के लिए मीडिया बापूजी की खबरों से हटा नहीं और जनहित के तमाम मुद्दे दफन से हो गए। रुपए की कीमत जमीन पर आ गई, पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे और कई दिनों से अधर में लटका फूड सिक्योरिटी बिल आराम से पार्लियामेंट में पास हो गया। इन सब पर मीडिया की नजरें नहीं गिरी। इन खबरों से मीडिया की टीआरपी की भूख नहीं मिटती। महज एक आरोप के बिना पर 50 सालों से लोक कल्याण में अविरत संत के समाज के प्रति अभूतपूर्व योगदान को नजरअंदाज कर दिया गया। उनके साथ एक आतंकवादी से भी बदतर सलूक किया गया। अभी जो अपमान का जो हमारे सामने दृश्य आ रहा है वो हमारे पूज्य बापू आसाराम बापू 80 वर्ष की उम्र है, किसी लड़की के ऊपर का रेप का चार्ज लगा करके उनको हमारे गिरफ्तार करते हो। ये गिरफ्तारी उनके लिए नहीं है, गिरफ्तारी हिंदू समाज को बताने के लिए कि तुम्हारे संत, इनके हम जो निष्ठा है, जो तुम्हारे अंदर सम्मान है, उनका जो श्रद्धा का भाव है, इसको हम मिटा कर रखते हैं। क्या इस तरह की कार्रवाई सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं लगाती? क्या सरकार ने यह कदम उठाने से पहले एक बार भी यह विचार नहीं किया कि इससे करोड़ों लोगों की आस्था को कितनी ठेस पहुंचेगी? आखिर क्यों सरकार ने मीडिया के दबाव में आकर यह कदम उठाया? तो सिर्फ आसाराम बापू के समर्थक ही नहीं, बल्कि हर वो शख्स जिसे जाने अनजाने बापूजी के ज्ञान से फायदा पहुंचा, वो भी समर्थन में सड़कों पर उतर आया। ऐसा दुष्प्रचार किया गया कि बापू के समर्थकों ने गुंडागर्दी की, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। बापू के समर्थकों ने देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से धरना देकर अपनी बात कहने की कोशिश की। समर्थकों ने मांग की कि हमारे बापू निर्दोष हैं, बापू को सताना बंद करो। क्या लोकतांत्रिक देश में अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से धरना देना भी गुनाह है? हम सिर्फ यही कह रहे हैं, हमारे बापू को रिहा कर दो, हमारे बापू सच्चे हैं, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। घटिया बोले हमारे बापू के साथ, एलजीबी साथ, सच करो, करोड़ों जनता, करोड़ों साधकों के साथ, करोड़ों साधकों के साथ अन्याय हो रहा है, हर एक बंदा रो रहा है। बापू जी के साधक से भी ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है, बापू जी की तो बहुत दूर की बात है। हद तो तब हो गई जब शांति से धरना दे रहे इन साधकों पर पुलिसिया कहर बरपा। जो आसाराम के समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर चले आए हैं, यहाँ देखिए ओम ओम कर रहे हैं। यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं ये लोगों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखिए लाठीचार्ज हो गया, लाठीचार्ज हो गया यहाँ पर जोधपुर जेल के बाहर, जोधपुर जेल के बाहर लाठीचार्ज हो रहा है। यहाँ पर आसाराम के समर्थकों को मार मार कर भगाया जा रहा है। निर्दोष समर्थकों को बेरहमी से पीटा गया और कई समर्थकों पर केस तक ठोक डाले गए। जुल्म ढहाने का सिलसिला यही नहीं रुका, जेल में बापूजी का पोटेंसी टेस्ट भी करवाया गया। सवाल उठता है कि जब खुद जोधपुर पुलिस ने यह बात कबूली कि एफआईआर में छेड़छाड़ का ही मामला है, रेप का नहीं, तो फिर पोटेंसी टेस्ट की जरूरत क्या थी? यह अत्याचार नहीं तो और क्या है? मीडिया ने पीड़ित लड़की की सहेली से भी बातचीत की, लेकिन किसी ने उस वीडियो को दिखाने की जहमत तक नहीं उठाई, क्योंकि उस बयान से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। जो सच मीडिया नहीं दिखा पाया, वो सच अब हम आपको दिखाते हैं। उसको फोन लाके पूछा कि आप इसे बापूजी के ऊपर झूठा आरोप क्यों लगाया, झूठा आरोप क्यों लगाया? तो उसने बोला कि मेरे मम्मी पापा करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, उसने ये बोला।
तो सवाल उठता है कि आखिर सच क्यों छुपाया गया? महज आरोपों के आधार को मुद्दा बनाकर, घंटों मसाला बनाकर जनता के सामने क्यों परोसा गया? आइए जानने की कोशिश करते हैं कानून के विशेषज्ञ और बापूजी के वकील के मनन से। आपने देख लिया, आपने पढ़ के मैंने सुना दी है आपको। 376 रेप केस नहीं बनता है, रेप केस के कोई चार्जेस नहीं है, और उस पे आउटरेस्ट मोडेस्टी के कोई चार्जेस नहीं है। अटेम्प्ट, जो अटेम्प्ट वाली बात है, उस पे अगर अटेम्प्ट है तो बेलेबल ऑफेंस बनता है, फिर उनको अरेस्ट किस बात के लिए किया है? कानून, आप कानून को पढ़ लो पहले। टच का मतलब ये नहीं है कि आप किसी रात आप चलते चलते 20 को टच कर रही हैं, आपका रोज अरेस्ट होते फिरेंगे? मत करो ऐसी बातें। सुनो, लॉ ऐसा बन गया, तुम भी चक्कर में आ सकते हो कभी ना कभी, ये बता रहा हूं मैं आपको। मत चक्करों में करो ऐसे क्रॉस एग्जामिनेशन। मैं एंकर्स को भी कह रहा हूं, चूंकि लॉ को समाज के मुताबिक बनना चाहिए, समाज के लिए कानून होता है। ऐसा भी कोई एलिगेशन नहीं है। ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ की जो स्टोरी आप चलाए बैठे हो, ये कोई आपके लिए अच्छी बात है? समाज के उत्थान के लिए कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं आप? चंद्रा स्वामी का केस याद है सबको? बिल्कुल बिल्कुल। लखू भाई पाठक केस में 9 महीने जेल में जी बरी हुए, सेंट किट्स बरी हुए, बाकी 9 केसों में फेरा में बरी हुए। एक बार भी क्लिप दिखाई आज तक आप लोगों ने उसकी? उस समय उसको नंगा करके रख दिया तमाम दुनिया के आगे। आज एक केस में भी, और मैं ही लॉयर हूं उसमें, अब बताइए 9 महीने उसकी जिंदगी के कोई वापस दे सकता है आज? और सुप्रीम कोर्ट में बेल हुई थी जाकर, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करी थी कि ऐसे केसों में तो मजिस्ट्रेट को बेल दे देनी चाहिए थी जी, और वो एंटीसिपेटरी पर थे पहले। तो मेरा मानना यह है कि कानून की प्रक्रिया जब शुरू हो गई है, आपके माध्यम से मैं बाकी चैनल को भी कल भी कहा है कि बैलेंस स्टोरीज, अपनी स्टोरी मैं कहूंगा कि मीडिया में सारे चैनल एक जैसे नहीं है, कुछ चैनल्स का व्यापार हो गया है। जी हां, बापूजी के पास रहने वाले शिवा का भी नाम एफआईआर में दर्ज था, जिसका इस केस से शायद कोई वास्ता नहीं, लेकिन फिर भी उसने जांच में सहयोग के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन पुलिस ने जांच के नाम पर हद ही पार कर दी। आइए जानते हैं शिवा की जुबानी, जो उसने कस्टडी के वक्त वहां के माहौल को देखा और उस पर जो बीती। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। बाकी मेरे को जो बताना था, हालांकि मेरे से जबरदस्ती बहुत की जा रही थी कि मेरे पुलिस ने क्या जबरदस्ती किया? जबरदस्ती तो मेरी टूटी गई शिका पूरी खींच उखाड़ दी थी, फिर काफी मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है, जैसा हम बोले वो बोलना है। और कोई मेरे पास वो पेपर भी लाए कि फलानी सीढ़ी है मेरे पास है, ऐसा करके सिग्नेचर कर दो बड़े बड़े अधिकारी। बात तो कहीं कहीं सीढ़ी की हुई है ना? नहीं, मेरे को सिग्नेचर कर रहे हैं, बोल रहे कि तू आप मेरे को सिग्नेचर करके दो कि मेरे को। मैं बोला ऐसे ही जबरदस्ती में कोई भी साइन कराने के लिए तैयार हो रहे। पुलिस की बर्बरता और अन्याय को मीडिया ने जनता के सामने रखना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि शिवा को मोहरा बनाकर पुलिस और मीडिया ने दुनिया के साथ खूब आंख मिचोली खेली। अश्लील सीडी के नाम पर जनता को भ्रमित किया गया। शिवा के नाम पर सरासर झूठे बयान दिखाकर पूरे देश को गुमराह करते रहे। कई चैनलों ने तो पूरे दिन इसी खबर को चलाया, लेकिन कस्टडी में लिए गए शिवा के बयान ने मीडिया के मुंह पर एक करारा तमाचा लगाया है। सिर्फ कुछ चैनलों ने सच दिखाने की हिम्मत दिखाई। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं है, और वो लड़की ने मेरे खिलाफ आरोप लगाया था कि शिवा ने अंदर भेजा था, और बाद में शिवा ने धमकी दी कि बाहर जाके कुछ बताना नहीं। मैंने कोर्ट में सब मेरे सारे सबूत पेश कर दिए है कि मेरे पास ऑलरेडी टिकट है। 8 बजे की 7 बजे वहाँ से निकल गया था मैं, 6:45 बजे निकल गया था। 8 बजे की मेरे पास टिकट है, और सारा मैंने उनको, मेरे अगर टिकट से भी नहीं माने तो मेरी मोबाइल की कॉल डिटेल है पूरी, मेरा नंबर पूरा चाहे तो ले सकते हो, उसकी कॉल डिटेल निकाल सकते हो। मैं बाकायदा इस केस में कहीं हूँ ही नहीं। लड़की क्यों आई थी? आपने बुलाया था कि नहीं, मैं बापूजी के साथ प्रसाद की सेवा में रहता हूँ, तो हर कोई मेरे को फोन करता है, जो भी फोन करे उसको मैं सबको मैं जवाब देता हूँ। अगर मेरी सेवा खाली प्रसाद की रहती है तो मैं प्रसाद तक की सेवा रहता हूँ, बाकी मैं कम से कम 8 साल से गुरुजी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और बाकी उसके बाद में भी मैंने सुना कि उसको ये हादसा हुआ, उसके बाद अगर कोई लड़की रहती तो ये वहाँ रुकती नहीं, एक कदम भी पैर चप्पल भी नहीं पहनती और तुरंत भाग जाती, माँ के पास रोती।
बाप के पास रोती, लेकिन रात को रुकी, फार्म हाउस के मालिक के लड़के के साथ खेली, खेलने के बाद उनके बच्चों को 200 रुपया भी दिया। फिर फार्म हाउस का मालिक छोड़ने जा रहा है 9-10 बजे तक, तभी कुछ नहीं बोल रही। सारा मैंने कोर्ट में मेरा नंबर आपको बोलो तो दे सकता हूँ, आप खुद कॉल डिटेल निकाल सकते हो, खुद मेरा नेटवर्क निकाल सकते हो। ये सीडी आई कहाँ से, बात कहाँ से उठी? मेरे पास कोई सीडी नहीं है, नहीं कहीं दूसरी आपने भी पता भी नहीं है, तो ऐसे ही अपने मन से। शिल्पी का नाम दिया गया, आपको पता है? हाँ, तो वो तो वार्डन है, मेरे को पता नहीं कौन है वार्डन है। वार्डन को कितनी सारी वार्डन होगी, मैं कैसे जानूंगा? आपकी शिल्पी से उस दिन बात नहीं हुई? कभी नहीं। मेरा उसमें कॉल डिटेल में चेक कर लो। जो कर्मवीर सिंह जी है, लड़की के पिताजी, वो भी बुरे नहीं है, मगर कहीं ना कहीं ये सेटिंग किया हुआ है। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। बाकी मेरे को जो बताना था, हालांकि मेरे से जबरदस्ती भी बहुत की जाती है। गुरुकुल की वार्डन शिल्पी को बापू का राजदार बताकर मीडिया ने खूब बवंडर मचाया। पुलिस आसाराम की इस राजदार की तलाश में जुटी हुई है। पिछले 6 दिनों से उसे देश भर में तलाशा जा रहा है, लेकिन शिल्पी इतनी शातिर है कि पुलिस के हाथ नहीं लग रही है। डीसीपी अजय पाल लांबा के बयान ने मीडिया को फिर नंगा किया। शिल्पी से जब भी पुलिस को अनुसंधान करना होगा, उसी समय शिल्पी से अनुसंधान किया। हमारी जानकारी में सारे तथ्य हैं कि कौन कहां हो सकता है। मीडिया ट्रायल यहीं नहीं रुका। मीडिया ने बापू और उनके आश्रम से जुड़े गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए। मीडिया ने जुलाई 2008 में आशाराम बापू के गुरुकुल के 2 बच्चों की संदिग्ध मौत का मामला भी उठाया। आरोप लगाया कि आश्रम में तांत्रिक गतिविधियां होती हैं और इन्हीं तांत्रिक गतिविधियों की वजह से ही इन बच्चों की मौत हुई। और ऐसे ही न जाने कितनी खबरों को मसाला बनाकर घंटों तक चलाया गया, जबकि सच ये है कि सीआईडी ने क्लीन चिट देते हुए कहा कि आश्रम में कोई तांत्रिक गतिविधि नहीं होती। पेपर में आया था कि कुछ ऐसे बोहरे हैं जहाँ पे कुछ मतलब धूप बत्ती और ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ है, तो वो जस्ट हम चेक करने के लिए आए थे। एफएसएल की टीम भी आई थी, लेकिन सामान्य पूजा वगैरह का ही है, कोई ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ हमको यहाँ पे मिला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर यह कहा कि तांत्रिक गतिविधियों से बच्चे नहीं मारे जा सकते। क्या इतनी बड़ी अहम खबर पर अपने आप को निष्पक्ष कहने वाला मीडिया इस पर जरा सा नजर नहीं कर पाया? और उन्हीं दिनों बापू आशाराम के विरोध में मीडिया में कई अन्य चेहरे भी सामने आए, जैसे वैद्य अमृत प्रजापति, जो कि 18 सालों तक आश्रम में ही रहा। लेकिन इनसे ये किसी ने नहीं पूछा कि जब आश्रम में रहने लायक माहौल नहीं था तो फिर वो 18 सालों तक क्या करता रहा? 18 दिन या 18 महीनों में उस जगह को क्यों नहीं छोड़ दिया? दरअसल ये वैद्य आश्रम की दवाइयों में कई बार हेरा फेरी करते पकड़ा गया था और इसीलिए इसे आश्रम से निकाल दिया गया था। और इतना ही नहीं, इस वैद्य ने अपनी ही पत्नी को बुर्खा पहनाकर एक प्रेस वार्ता करवाई, जिसमें बुर्खे वाली औरत ने बापू पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। मीडिया ने घंटों तक इस खबर को उछाला, लेकिन 4 महीने के बाद हकीकत में जब ये बात झूठी साबित हुई तो मीडिया ने ये खबर दिखाने की जहमत तक नहीं उठाई और एक निर्दोष संत को फंसाने के लिए चंद पैसों में बिकने वाले इस हद तक गिर गए कि नारी जाति की गरिमा का भी इन्हें ख्याल नहीं आया। देखिए किस तरह इस धूर्त की पोल इसी के गिरोह के संगीन षड्यंत्रकारी राजू चांदक के स्टिंग ऑपरेशन से खुली। वो वाला काम मेरे को नहीं करना। उन्होंने किसी लड़की को पेश किया सीवी के आगे। मीडिया अगर अच्छा है उसने 2-3 न्यूज उछाल दी। मीडिया अगर अच्छा है उसने 2-3 न्यूज उछाल दी, तो हो गया भाई, उसकी क्लैरिटी बढ़ गई, उसका तो काम हो गया। क्या कोई अपनी पत्नी को इस तरह की बदनामी के दलदल में धकेलना चाहेगा? ऐसे में ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे, खुद ही तय कीजिए। जी हां, ऐसे ही षड्यंत्रकारियों में एक और नाम सामने आया था, महेंद्र चावला का, जिसने मीडिया में जोर शोर से कहा था कि आश्रम में तांत्रिक गतिविधियां चलती हैं। काली करतूतों में ब्लैक मैजिक करते हुए उसको देखा, पहले मीडिया को बताया। उसके सेक्स स्कैंडल्स देखे, वो हमने पहले से हम मीडिया को बता चुके हैं। ये जालसाज बार बार मीडिया को सारी बातें बताई हैं, ऐसा क्यों कह रहा है? ब्लैक मैजिक करते हुए उसको देखा, पहले मीडिया को बताया। ब्लैक मैजिक करते हुए उसको देखा, पहले मीडिया को बताया। क्या मीडिया इस देश का न्याय तंत्र है? अगर इसके आरोपों में दम है तो न्यायपालिका के दरवाजे
क्यों नहीं खटखटाता है? लेकिन जस्टिस डीके त्रिवेदी कमीशन आयोग के सामने उसने खुद कबूला कि उसने आश्रम में कभी कोई तांत्रिक गतिविधि नहीं देखी। महेंद्र चावला को आश्रम से उसकी विकृत मानसिकता की चलते वहां से निकाल दिया गया था। राजू चांडक, इसे तो शायद उल्टा चलने का मानो शौक सा लग गया हो। एक स्टिंग ऑपरेशन में साफ साफ ये दिखाई दिया कि कैसे एक लड़की को बापू आशाराम के खिलाफ रेप का आरोप लगाने के लिए तैयार कर रहा हो, और इस खेल के लिए वो 5 लाख रुपए देने को तैयार भी नजर आया। कोई इनसे पूछने वाला नहीं कि आश्रम के इन भगौड़ों के पास रिश्वत देने के लिए 5-5 लाख रुपए कहां से आए। देखने से इसको एक बार ये खुद हो गई कि इसको क्या था, ये बहुत हो गई। तो उस समय जब भी जहां बोलेगी तो उसको याद नहीं करना पड़ेगा। सही है। से एग्जाम देने अपन जाते हैं, पहले अपन तैयार कर लेते हैं नोट्स, ठीक है ना? अपन वो नोट्स अपने बना लिए कि कहीं देने, कहीं दिखाने, कहीं वो नहीं। आपके पिताजी की बात इसमें जितना मुझे कोऑपरेट करते हो पूरी तरह से, उतना मेरे को एक्शन फास्ट और उतना एक्शन में पावरफुल है। दिल्ली मेरे लिए मेरा घर अहमदाबाद, समझ आ गया? मेरे पास एक में 10 एडवोकेट हैं, हाईकोर्ट के जज हैं, उनसे सलाह लेकर मुझे क्या काम करना है, किस प्लेसमेंट करना है, वो मैं दे सकता। मैंने इसलिए कहा टाइम लेके आना, उतावल में मैं कोई काम नहीं करता। अमृत भाई उतावल में काम करता है, मैं उतावल में नहीं काम करता। मैं बहुत सोच समझ के एक एक कदम फूक फूक के 4 जगह मेरे जो है मिलने वाले, जो जुडिशियरी में है, जो इस लाइन के महामहिम है, उनसे सलाह लेके एक एक कदम कदम पे फिर बढ़ता हूँ। अरे टाइम जाना जाए, जहाँ हमारे को 2005 से 2008 हो गया, 3 साल चले गए, कौन सी हमने कंप्लेंट नहीं की ना, तो 3 दिन बाद हो गए। आशाराम के ऊपर संदेश ने टाइट कर रखा है मामला, एक अखबार वाले, उसका डायरेक्ट इन्वॉल्व है, ठीक है? और इसके भी केस में वो मेरे को पूरा सपोर्ट करेगा, ठीक है? वो पूरी डिटेल स्टोरी वो देगा, ऐसे इसकी तांत्रिकी भी, और FIR भी देगा, एफिडेविट भी देगा, सब कुछ डिटेल देगा। उसके पीछे रास्ता ही नहीं रहेगा, पीछे बात क्या बात। और मैं चाहता हूं एफिडेविट और FIR वो गुप्त है। ताज्जुब की बात तो ये है कि ये CD सभी मीडिया ग्रुप्स को दी गई, लेकिन किसी को इसमें कोई खबर नहीं दिखाई पड़ी। क्या एक षड्यंत्रकारी को बेनकाब करना मीडिया की जिम्मेदारी नहीं थी? और इसी में राजू चांडक अपनी आगे की प्लानिंग बताता है। वो चाहता है कि आशाराम बापू को किसी तरह जेल हो जाए और ट्रस्ट के सारे आश्रमों पर वो कब्जा कर ले। आश्रम मर गया, नारायण कहीं चला गया, सुरेश कहीं अलग बैठा है, कोई अलग बैठा है, वहां कोई आदमी है नहीं जो ट्रस्ट की लिस्ट में था, तो क्या करोगे आप? पूरा हो जाएगा। और ये वही राजू चांडक है जिसने 5 दिसंबर 2009 को अपने ऊपर गोली चलवा ली और आरोप सीधे सीधे आश्रमवासी गजानन पर मर दिए। हालांकि जांच पड़ताल में ये सारे आरोप झूठे पाए गए। जी हां, जब भी बापूजी पर आरोप लगते हैं तब तब ये दलाल मीडिया आश्रम से बगावत कर निकले 4-6 भाड़े के टट्टुओं को सामने बिठाकर खूब बहसबाजी करती है। और इतने कुप्रचार के बावजूद भी बापूजी के सत्संग में खिंचती साधकों की भीड़ साधारण व्यक्ति को भी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कोई तो बात है। प्रश्न ये है कि क्या मीडिया घराने में बैठे और खुद को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग क्या कभी लाखों करोड़ों साधकों से पूछने की फुर्सत उन्हें नहीं मिली कि आखिर बापूजी के सत्संग से उन्हें क्या लाभ हुआ? दांतों तले उंगलियां दबा लेने वाले हजारों भक्तों के अनुभव बताने के लिए क्या उनको आधे घंटे का वक्त नहीं मिला? उत्तर स्पष्ट है। यही भक्तों की भीड़ धर्म और गुरु के प्रति आस्था इनकी आंखों की किरकिरी बन गई थी, क्योंकि इसी सनातन आस्था ने मीडिया के कुप्रचार के पुरजोर प्रयास को तोड़ कर रख दिया था। और ये उन्हें सहन होता भी तो कब तक? जी हां, मीडिया की शर्मनाक हरकतें सिर्फ यही नहीं रुकी। बापूजी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद सभी चैनल और अखबारों ने मानो आश्रम पर धावा बोल दिया हो। बापू के आश्रमों के बारे में इस तरह परोसा गया मानो आश्रम कोई बियर बार या फिर अय्याशी का अड्डा बन गया हो। और इन्हें
बंद किया जाए। अवैध कब्जे से लेकर जबरदस्ती जमीन हड़पने तक के सारे बेबुनियाद आरोप लगाकर लोगों में आक्रोश पैदा करने की एक कोशिश की गई। सरकारी तंत्र को तो मानो इन्होंने अपनी जेब में रख लिया हो और खुद को ही सर्वे सर्वा मान लिया हो। क्या कभी इन बड़बोलों ने आश्रम जाकर वहां की शांति को अनुभव किया? पीपल, नीम, वटवृक्ष और तुलसी की शुद्ध हवा से युक्त गौधूप के वातावरण में स्वतः होने वाले आध्यात्मिक विकास एवं शारीरिक रोगों से मुक्त होने का नुस्खा आजमाया? क्या कभी आश्रम द्वारा प्रेरित विभिन्न सेवाओं में निस्वार्थ भाव से समाज के उत्थान में हाथ बटाया? कभी नहीं। अगर ऐसा रत्ती भर भी किया होता तो ऐसे महापुरुष के बारे में अनर्गल बोलने या फिर लिखने से पहले तथ्यों की जांच जरूर होती। जी हां, हकीकत यह है कि मीडिया अपने ही जाल में खुद फंस चुका है। कई सालों से जमीनों पर कब्जे करने और आश्रम सील करने की बात कही गई, लेकिन आज तक कोई भी मामला सिद्ध करके नहीं दिखाया गया। 425 आश्रमों में से सिर्फ 2 या 3 आश्रमों की बाउंड्री की सीमाओं का सही आकलन न होने के कारण कुछ हिस्से हटा दिए गए। नासिक आश्रम की दीवार सरकारी रोड बनाने के लिए हटाई गई और इन्हीं कुछ दृश्यों को दिखाकर जनता को खूब गुमराह किया गया कि आश्रम सील कर दिए गए। सिर्फ संत आसाराम ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के रखवालों पर इन षड्यंत्रकारियों की कुदृष्टि पड़ती ही रही है। शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को भी 2004 में बड़ी ही बर्बरतापूर्वक जेल में ठूंस दिया गया। तब बापूजी से यह अत्याचार सहन नहीं हुआ और बापू भी मैदान में कूद पड़े। उस वक्त बापू ने जंतर मंतर पर अनशन भी किया था। संत कृपालू जी महाराज हो या फिर डेरा सच्चा सौदा के बाबा राम रहीम अथवा योग गुरु स्वामी रामदेव या फिर स्वामी नित्यानंद महाराज, सभी संतों पर किसी न किसी तरीके के आरोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा चुका है। हम जनता से अपील करते हैं कि ऐसे लालची और 2 पैसों के अखबार और चैनलों से सावधान रहें। ये आपको गुमराह करने की गंदी साजिश है और इन दलालों का तो कहना ही क्या, अंग्रेजों की नीति अपनाकर साधु से साधु को लड़ाकर उनके भक्तों को आपस में एवं समाज से लड़वाकर हिंदुत्व को नष्ट करने की साजिश स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है।